आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इसमें हम पहले बनाएंगे नान खताई और अफ्तार के लिए सबसे ज़्यादा खाने जो वाली डिश मकरोनी को बनाएंगे, और इसके अलावा बात करेंगे औलाद के लिए जिनकी औलाद नहीं है तो कौन सा ऐसा वजीफ़ा किया जाए, इस बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज फ्राइडे है और जुम्मे की नमाज़ के बाद मैं अपना ब्लॉग आगाज़ कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं जुम्मे की नमाज़ तक सोई रही हूँ, मैंने बहुत से काम किए, वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। अब कमरा देखने से मेरा इतना बिखरा हुआ है इतना, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जो है वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए हैं और पढ़ के बल्कि चले गए हैं। जुम्मे की नमाज़ उन्हें पढ़ ली, वहीं से कहीं अपने काम के सिलसिले में चले गए हैं। तो हम दो बंदे हैं और हमारा घर का हशर जो होता है ऐसा होता है जैसे पता नहीं यहाँ पे कितने बंदे रहते हैं, क्योंकि हम बस इस तरह रह रहे होते हैं दो बंदे। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई हमारे पास कोई आता जाता नहीं, इसलिए हम अपनी ईज़िली अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। जैसी अच्छी बात तो है नहीं, या नहीं है पता नहीं क्या है। अच्छा चलें जी, अभी यहाँ थोड़ी सी मैं सफाई वगैरह करूँगी, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे तो अभी लाइट चली गई, अभी लाइट गई है। कपड़े वगैरह धोए थे तो कुछ इस्त्री कर लिए और कुछ को समेट रही हूँ। और सुबह से उठी हुई क्या किया वो बताती हूँ मैं आपको। पहले ये जी मैं किचन में आई थी, पहले मैंने कपड़े प्रेस किए अपने हस्बैंड के और किचन को थोड़ा मैंने साफ़ किया। मेरा दिल कर रहा था कि आज भी किचन को मैं बहुत अच्छी तरह साफ़ करूं, और यहाँ पे मैंने इसका कुकिंग रेंज को अच्छी तरह साफ़ किया। और उसका जो ऊपर मैं फॉइल बिछाती हूँ वो गंदा हो चुका था, इसकी वजह से उसको रिमूव भी करना था। लेकिन उसके बाद इनकी ये जो चीज़ें होती हैं, हाँ फॉइल गंदा हो तो ये भी गंदा हो जाता है, तो इनको अच्छी तरह साफ़ किया, इसके बटन को अच्छी तरह साफ़ किया और अपने फ़र्श को भी धो लिया है। और साथ साथ ये जो शेल्फ़ वगैरह इनको धोया, साफ़ किया, और दीवारों को भी थोड़ा साफ़ किया है। बर्तन वगैरह धोए थे साथ साथ, तो सुबह से उठ के पहले ये काम किया। और अब इस मेरे फेवरेट टेबल पे पड़े हुए हैं और कुकिंग रेंज की एक्सेसरीज़, ये यहाँ पे मैं रखी हुई हैं, ये ड्राई हो जाएंगी उसके साथ मैं रख दूँगी। कपड़े मैंने सुबह सुबह इस्त्री कर दिए थे, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है और लाइट बिल्कुल भी नहीं। अभी लाइट गई है और मैंने सोचा था कि मैं अभी इसको ना वैक्यूम कर लूँगी साथ साथ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था वैक्यूम करूँ, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ कहाँ पे, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन पहले मैं कमरा सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह धो लूँगी। और थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, डस्टिंग वगैरह कर लूँ और सब चीज़ों को समेट के रख दूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और आज पता नहीं क्या बनाना है, सोचती हूँ फिर आपसे शेयर भी करती हूँ। मेरा मास्टर बेड है और इसमें आम बेडशीट्स नहीं आती है, तो ये बेडशीट बहुत छोटी है, लेकिन इसको भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और इसको बड़ा करने का भी तरीका कभी आपसे शेयर करूँगी, और इसको कैसे बड़ा करेंगे इसके लिए हमें बाज़ार जाना पड़ेगा, और जो चीज़ें लेके आनी थी वो भी कभी मैं आपके साथ जाऊँगी फिर लेके आऊँगी। और जल्दी जल्दी बेडशीट सेट कर रही हूँ। बेडशीट सेट होती है तो रूम ऑर्गेनाइज सकता है। जो कपड़े कल धोए थे उन्हें भी तय करके रख दूँगी। अच्छा, इसको तय करने का प्रॉपर तरीका मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया है, आप आई बटन में लगा दूँगी, आप वहाँ जाके देख लेना। इस तरह मैं जल्दी से तय कर लेती हूँ। इस तरह तय करने से कपड़े जो हैं वो अलमारी में सँभले रहते हैं और ख़राब नहीं होते। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 100 रुपए में आप कैसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं इन कपड़ों को। ये कपड़े कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे, बेतरतीब नहीं होंगे। वो वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और आई बटन पे भी लगा दिया, आप जाके देख सकते हो। ज़रूर उसको टिप को इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं जल्दी जल्दी वैक्यूम मार रही हूँ, अब लाइट आ चुकी थी, जल्दी जल्दी मैं कहा वैक्यूम मार लूँ। अच्छा, मैं वैक्यूम यहाँ पे इसलिए मार देती हूँ कि जल्दी जल्दी वैक्यूम भी हो जाता है और यहाँ पे जो बाल वगैरह या धागे वगैरह है वो साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये वैक्यूम मैंने कहाँ से लिया था, कैसे लिया था, अगर आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। ये बहुत सस्ता मुझे वैक्यूम मिल चुका था, जबकि ब्रांड से भी ब्रांडेड वैक्यूम है, लेकिन न्यू से अच्छा है। वैक्यूम जल्दी से इसलिए कर लेती हूँ कि काफ़ी दिन चल जाता है, मिट्टी वगैरह बहुत कोयटा में चलती है। ये रहा मेरा जी वैक्यूम। ये है हताशी का वैक्यूम है। और कितने का लिया ये ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे। अब मैंने कहा वॉशरूम भी साथ साथ धो देते हैं। पानी के अंदर मैंने कास्टिक सोडा और काला तेल इस्तेमाल किया, इससे वॉशरूम इतना साफ़ होता है कि आपको कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी मैं वहाँ पानी रख के यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने कहा नान खताई बना लेते हैं आज, केक वगैरह का और ब्राउनीज़ वगैरह का पीछा छोड़ के मैंने कहा नई रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले शुगर लिया और घी। अच्छा, घी मैंने लिया है, ऑयल नहीं लिया। या तो मक्खन लेना होता है या घी लेना होता है। और इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मैदा है, ड्राई मिल्क पाउडर है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, इन सबको मैं डाल के जो अच्छी तरह छान लूँगी और इससे ज़बरदस्त सी नान खताई बनाएंगे जल्दी जल्दी से। और ये राजी वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस ऑप्शन है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, लेकिन अच्छी सी खुशबू आती है जब ये बेक हो रहा था, बहुत मज़े की खुशबू आती है बेकिंग से। तो इसलिए सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। और आपने मुझे बताना है कि आपने रोज़ों में
कोई बेकिंग की कोई चीज़ बनाई है या नहीं बनाई है, और ये जो नान खटाई है वो कभी आपने बनाई है कि नहीं बनाई। अब तमाम का तमाम जो मटेरियल है मैं बड़े से परात में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम आ गया इसको गूँथने का। और जब तक खुला बर्तन ना हो तो अच्छी तरह जो आटा है, जो वो जिस भी चीज़ का आप गूँध रहे हो, बिस्किट का गूँध रहे हो, नान खटाई का गूँध रहे हो, रोटी बनाने का गूँधा हो, तो बड़े से अच्छे से बर्तन में गूँधा जाएगा। और थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। अब मैं इसके छोटे-छोटे पेड़े कर दूँगी नान खटाई के जितने। अच्छा, जितने छोटे करेंगे कि आपकी मर्ज़ी है, जो या दरमियाने करेंगे, मैं दरमियाने कर रही हूँ ताकि इसको फूल को थोड़ा-सा बड़ा होना है। शेप के लिए जो है वो आप कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। मैंने काँटे से भी स्टाइल कर लिया, फिर मैंने जो कि वो कटिंग के लिए जो छुरी आती है उससे भी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इस तरह शेप कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी शेप, जब ये फूले-फूले बनेंगे तो इतनी प्यारी सी शेप आनी चाहिए। तो इसको मैंने बना के रख लिया, अब मैं इसको बेक कर लूँगी। ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में रखा है, 2 बनाए हैं। एक मैं देसी तरीके के किसी तो देगची में रख रही हूँ। ये देखिए आपके सामने, इसको मैं बेकिंग के लिए मैंने इसको रखा हुआ है और मुख्तस किया हुआ है, तो इसमें रख दूँगी। और साथ ही इसको मैं तकरीबन मीडियम से लो आँच में 15 मिनट का टाइम दूँगी। और साथ ही मैंने मैकरोनी उबलने रख दी है, क्योंकि मैंने वॉशरूम वगैरह भी साथ जल्दी साफ़ कर लिया था। बहुत झटपट वॉशरूम साफ़ हो जाता है, जो तरीका मैंने आपको बताया। इसके साथ ही मैं दूसरी तरफ भी जो है अभी वो ट्रे रहती है, तो मैंने कहा मैंने पहले मैकरोनी को बॉयल कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं था। और जल्दी से मैंने मैकरोनी को बॉयल रखने के बाद ही मैंने नान खटाई को जो है वो ओटीजी में, यानी कि इलेक्ट्रिक ओवन में इसको रख दिया। इसको मैं उतना ही टाइम दूँगी जितना मैंने उसको टाइम दिया था। और इसकी जो या टाइमिंग के अलावा टेम्परेचर जो 180 मैंने सेट कर दिया है। साथ ही ऑयल और प्याज वगैरह मैंने रख दिया है, ताकि कि जल्दी से गर्म भी हो जाए ऑयल और प्याज जो है पक जाए। फिर वही बेसिक तरीके से मैं इसको पकाऊँगी। लहसुन अदरक पेस्ट डालूँगी, फिर मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी और बेसिकली बना लूँगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है, जब मुझे समझ नहीं आती, जब टाइम असर होता है ना, असर के बाद ऐसे टाइम भागता है। आप बताएँ, आप अपने जो इफ्तारी का टाइम स्टार्ट करते हैं, इफ्तारी बनाने का टाइम स्टार्ट करते हैं, वो कितने बजे स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी हर चीज़ बनाते हैं, और एक दिन में आप कितनी रेसिपी बना लेते हैं और कितने अफराद के लिए बनाते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि कि मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ या टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी मैकरोनी की इतनी बड़ी वो नहीं होती है। अब हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक मैकरोनी रेडी करता है। लेकिन बस बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, स्पेशली जिनके रोज़े जो है वो स्टार्टिंग वाले होते हैं, यानी कि छोटे, बहुत छोटे होते हैं, तो डिफ़रेंट उनके लिए मैं मैकरोनी बना लेती हूँ। तो इसके साथ-साथ जो है वो बड़े भी इस डिश को खा भी लेते हैं और एन्जॉय भी कर लेते हैं, तो उनके लिए भी बन जाती है। तो अभी मैकरोनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर चिकन जो मैंने सेपरेटली बॉयल कर ली थी, इसके अंदर नहीं बॉयल की थी। सेपरेटली बॉयल करके इसके अंदर मिक्स कर लिया, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर कुक कर लिया था, क्योंकि चिकन के अंदर जो मसाला है वो जज़्ब हो जाए। अब सब कुछ रेडी हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। बस अब मैं स्टॉप बंद कर दूँगी और मैकरोनी जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। वैसे मुझे ना अफ़्तारी में इतना टाइम लगता है खाना पकाते हुए, और साथ ही मैंने अपने हेल्पर को, यानी कि अपने हस्बैंड को बुला लिया था कि थोड़ा-सा वो करने के टाइम बहुत कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना, ऐन टाइम पे लाइट चली जाती है, और लाइट जाने की वज़ह से ना बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्लो हो जाती हैं और बहुत से मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो बस मैकरोनी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिक्स की और रेडी कर ली थी, और रेडी करने के बाद अभी हम नीचे चले जाएँगे इसको लेके। अच्छा, मैं आपको नान खटाई तो दिखा दूँ पहले। नान खटाई अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुकी थी, ये आपके सामने। अच्छा, जो हमने शेप देखी कितने मज़े की आई है, ये देखिए मैंने करीब से भी आपको दिखा दी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप लोग रमज़ान में इफ्तारी के लिए अपने घरवालों की बेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो अब होममेड बेकिंग कभी करते हैं कोयटा में भी रहते हुए, तो आप लोगों में से कौन से ये लोग बिज़नेस करते हैं कि नहीं करते, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आज का व्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था, इफ्तारी वगैरह मैंने आपको दिखा दी, मैंने क्या-क्या बनाया वो भी दिखा दिया, कि मैं आपसे जानूँ कि औलाद के लिए सबसे बेस्ट वज़ीफ़ा कौन-सा है? जब आप किसी और का बच्चा आपकी गोद में आता है ना, तो जब आपकी ममता तड़पती है ना, वो वही जान सकता है जिसकी औलाद ना हो। तो मैं काफ़ी अरसे से दुआएँ भी कर रही हूँ, नमाज़ भी बाकायदगी से पढ़ रही हूँ, और मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ का भी मुझे कहा जाता है, और मैं नेट में भी सर्च करती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने नेट में जब मैंने लिखा कि औलाद के लिए, तो बहुत से वज़ीफ़े सामने आ जाते हैं और समझ नहीं आती
कि कौन सा वजीफ़ा ठीक है, कौन सा नहीं है। अगर आप और अगर मैं इन वीडियो के जिनको क्लिक करूँ, उनके कमेंट्स भी पढूँ, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ, या वजीफ़े ने काम किया या नहीं किया। मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, तो कोई सही गाइड नहीं कर रहा होता। अगर आप में से कोई वाक़ई ऐसा है जिसने वजीफ़ा किया हो और उसे अल्लाह ताला ने औलाद नसीब की हो, तो मुझे वो वजीफ़ा ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि आपने उसे वजीफ़ा ऐसे नहीं कर लेना, आपने पहले परमिशन वगैरह लेनी है। तो पता नहीं ऐसा है कि नहीं होता, परमिशन के बगैर भी आप वजीफ़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इधर-उधर भटकना नहीं चाहती। और मैं इसलिए आप लोगों से इल्तिजा कर रही हूँ कि ये आप देख ही सकते हैं कमेंट्स में। मैं बहुत से कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, जब मैं किसी वज़ीफ़े पे क्लिक कर रही होती हूँ, तो वहाँ पे भी यही दुआ के लिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, हमें भी औलाद नसीब करे। तो औलाद का आजकल बड़ा मसला बन रहा है। अब या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गोद में मेरी औलाद नहीं है ना, तो मुझे जीने का कोई हक़ भी नहीं है। पता नहीं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस दुनिया में रहूँ, किस लिए रहूँ? क्या एक औरत की पूरी उस टाइम होती है जब उसकी गोद में औलाद आती है। तो मैं मुख्तलिफ वज़ीफ़ा कोशिश करती हूँ देखूँ, और फिर जाके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ कि क्या किसी ने ये वज़ीफ़ा किया कि नहीं किया, तो मिला-जुला ही मुझे मिलता है। तो इसलिए मैंने आज का ये व्लॉग बनाया, और अब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ऐसा वज़ीफ़ा जिससे अल्लाह ताला मुझे और मेरे ज़रिए अगर किसी को औलाद मिल जाती है, या वो वज़ीफ़ा ऐसा मिल जाता है, या रास्ता ऐसा मिल जाता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो नेट तो भरा पड़ा है, एक चीज़ देखो तो 100 से ज़्यादा या हज़ार वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन कोई सही रास्ता समझ नहीं आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने कोई वज़ीफ़ा किया हो और सच्चे दिल से वो चाहता है कि किसी को उसको बताए, तो ज़रूर मुझे बताएँ, मैं ज़रूर वज़ीफ़ा करूँगी। और अल्लाह ताला ने उस वज़ीफ़े के सदक़े मुझे औलाद दी, तो मैं ज़रूर उस पे पूरा अपना व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मैं जिस तरह तड़प रही हूँ ना, मुझे एहसास है जिनकी गोद खाली है। क्योंकि औरत कंप्लीट ही उस टाइम होती है जब उसकी गोद में उसकी अपनी औलाद होती है। और मुझे नहीं समझ आती कि फिर औलाद के बगैर औरत कैसे रह सकती है, कैसे रह सकती है। मेरे पास तो ऐसा लगता है कोई और रास्ता ही नहीं है, कोई जीने का मकसद ही नहीं है। मैं जिस तरह तड़प रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने एक आध वज़ीफ़ा तो किया है, लेकिन अब तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। शायद मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कोई मुझे सही वज़ीफ़ा बताए, और मुझे बताए कि उसकी परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है। तो मैंने तमाम चीज़ें आपसे शेयर की हैं, और मैं दुआएँ भी करती हूँ, और अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको बेऔलादों को औलाद नसीब करे, और उनके सदक़े मेरी झोली भर दे। और आप भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको, जिन के घर में औलादें नहीं हैं, अल्लाह ताला औलाद अता करे, बेटी बेटा दोनों अता करे। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह अता करने पे है, तो क्या मुश्किल है। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।